हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग सीबीएसई क्लास 10 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, और वो भी पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है और एक दिन पहले ही। तो वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होने वाला है। यहाँ से जो क्वेश्चन होगा कम से कम 5 से जो 7 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पर हाई लिखकर भेज दीजिएगा। और जल्दी ही हम लोग क्या करने वाले हैं, एक तरीके से चैनल खोलने वाले हैं, मतलब व्हाट्सएप चैनल, तो उसमें भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर भी रेगुलर पीडीएफ वगैरह देते मतलब आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस क्या क्या करा था, हम लोगों ने वहां डिस्कस करा था सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, फिर कंप्राइजिंग थ्री सेक्टर की। थ्री सेक्टर क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, टर्सरी सेक्टर क्या होता है कि नहीं। और दूसरा चीज डिस्कस करा था कि टर्सरी सेक्टर हमारे देश में किस तरीके से बढ़ा, और सबसे ज्यादा जो इम्प्लॉयमेंट है हमारे देश में, सबसे ज्यादा जो रोजगार है वो किसके द्वारा दिया जा रहा है, एक तरीके से बोला जाए तो वो दिया जा रहा है, किसके द्वारा दिया जा रहा है भाई, वो दिया जा रहा है हमारे टर्सरी सेक्टर के द्वारा। तो उसको भी हमने शानदार तरीके से डिस्कस करा था सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के पार्ट फर्स्ट में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा टर्सरी सेक्टर पर भी ध्यान देंगे, और साथ ही साथ हम लोग डिवीजन, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स क्या होते हैं, और पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स क्या होते हैं, तो इसको ध्यान से हम लोग जरूर देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्लाइड है हमारे पास वो क्या है वो देखते हैं, ठीक है। तो बोला गया है कि वेयर इज द मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड, तो सबसे ज्यादा लोग जो है कहाँ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हो रहा है। तो प्राइमरी सेक्टर जो था वो पहले जो था वो सबसे मोस्ट ज्यादा एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होता था। वहां पर लोगों को नौकरी वगैरह बहुत ज्यादा, लोगों को नौकरी क्या मतलब एक तरीके से अपनी खेती बाड़ी लोग ज्यादा करते थे। जैसे देखा जाए यहाँ पर, पहले मैं ये डिस्कस कर लेता हूँ, 1977 और 1978 के अनुसार अगर देखा जाए तो प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग थे भाई, 71% लोग जो थे जिनको काम, अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो एक तरीके से 71 लोग जो है वो कहाँ पर काम कर रहे थे, कहाँ पर, एक तरीके से प्राइमरी सेक्टर में। जो सेकेंडरी सेक्टर में है वो 11% लोग काम कर रहे थे। 1971 से 1977 1978 का बात है यार, ठीक है। उसके बाद टर्सरी सेक्टर में कितने थे भाई, 18%, मतलब 18% लोग जो है, मतलब 100% में 70 लोग यहाँ पर काम करते थे, 11 लोग यहाँ पर काम करते थे, 18 लोग यहाँ काम करते थे, ठीक है। 71 मतलब यहाँ 71। तो इस तरीके से टोटल 100 लोग अगर काम कर रहे हैं तो इस तरीके से बांटा हुआ था। लेकिन जो 2017-18 का रिपोर्ट बोलता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर कितना हो गया भाई, 44%, घटकर कितना हो गया कि 44% एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने लगे। क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर धीरे धीरे जो है हमारे देश में उतना जो है एक अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाया जितना एक प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का हुआ। सेकेंडरी सेक्टर में 25% जो एम्प्लॉयमेंट है वो दिया जा रहा था, और टर्सरी सेक्टर में 31%। अब जो बढ़कर हो गया ये भी बढ़ चुका है, 41% के आसपास आ चुका है अगर देखा जाए 2024 के आसपास में, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर ये दोनों ज्यादा मिलकर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा प्रोवाइड कर रहे थे जितना कि एक तरीके से प्राइमरी सेक्टर। अबाउट मोर देन द हाफ ऑफ द वर्कर्स इन इंडिया आर एम्प्लॉयड इन द प्राइमरी सेक्टर, मोस्टली इन द एग्रीकल्चर। मतलब आधा से अधिक लोग जो है वो एक तरीके से जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो कहाँ पर कर रहे हैं, एक तरीके से जहाँ पर काम वगैरह कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। प्राइमरली अगर देखा जाए तो प्राइमरी सेक्टर्स जो है कंट्रीब्यूट ओनली द क्वार्टर्स ऑफ द जीडीपी, कि जितना भी मतलब 1/4, मतलब अगर 4 रुपया हमारे देश में आ रहा है तो 1 रुपया ही कहाँ आता था, प्राइमरी सेक्टर से आ रहा था। तो बोथ दिस सेक्टर कंट्रीब्यूट 4/5 ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब एक तरीके से ये जो जीडीपी है, जीडीपी में सबसे ज्यादा मतलब 3 भाग जो है वो इन तीनों से आता था, या फिर बोला जाए 5 भाग में से 4 भाग जो आता था, 4 पार्ट, वो कहाँ से पैसा आता। अगर 50 रुपया हमारे देश में कमाया जा रहा है उसमें 40 रुपया जो है वो एक तरीके से सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर को मिलाकर कमाया जा रहा था, ठीक है। तो एक तरीके से जो हमारा देखा जाए कि धीरे धीरे जो शिफ्ट है वो टर्सरी सेक्टर की ओर बढ़ता जा रहा है, ठीक है, जहां पर सर्विस प्रोवाइड होता है। हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करा था वहां पर टर्सरी सेक्टर के बारे में, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो जरूर देखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मींस मोर पीपल आर एंगेज्ड इन द जॉब देन द नीडेड। मतलब कि अगर कहीं पर अंडर एम्प्लॉयमेंट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब लोगों के पास जॉब नहीं, जैसे तैसे जॉब कर रहे हैं, ये खुश भी नहीं है उस वेजेस पर लेकिन वो काम कर रहे हैं, ये वाला चीज। और एक होता है डिस्गाइज, डिस्गाइज मतलब डिस्गाइज भी बोलते हैं, जैसे मान लो कि एक खेत है, अब एक खेत में मान लो कि यहाँ 5 लोग अगर काम करते तब भी काम चल जाता, लेकिन अगर कितने लोग कर रहे हैं, 7 लोग, तो ये 2 एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं ना, इनको काम करने की जरूरत नहीं, ये दूसरा काम कर सकते थे, है कि नहीं।
तो एक तरीके से ये जो जरूरत से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं वो अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं। तो एक तरीके से वो हमारे देश के लिए खतरनाक बात है। ठीक है, मोर एम्प्लॉयमेंट, तो हम लोग को जॉब भी क्रिएट करना होगा। तो क्रिएट हमारे देश में क्रिएट अगर करनी है तो भाई बिल्डिंग मोर डैम्स कैनाल्स टू प्रोवाइड वाटर टू द फार्मर्स। फार्मर्स पर ध्यान दीजिए, मतलब प्राइमरी सेक्टर पर भी ध्यान बहुत अच्छे तरीके से देना होगा। प्रॉपर तरीके से जो किसानों को लोन देना होगा, क्रॉप इंश्योरेंस वगैरह देना होगा। बाय स्पेंडिंग मोर मनी ऑन द ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट पर भी ध्यान देना होगा, स्टोरेज पर भी। मतलब एक तरीके से तीनों प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर पर, तीनों पर ध्यान देंगे तो हमारा एक बोला जाए होल होल इकोनॉमी जो होगी डेवलप होगी। अगर मान लो ज्यादा डिपेंडेंसी हमारी टर्सरी सेक्टर पर हो गई तो एक तरीके से हम लोग खाएंगे तो प्राइमरी सेक्टर का ही ना, मतलब प्राइमरी फैक्टर से ही जो प्रोड्यूस होगा, तो उसकी दिक्कत ना हो और हम लोग को ज्यादा इंपोर्ट पर भरोसा ना होना पड़े। इसीलिए एक तरीके से हम लोगों को सारी चीजों को एक एक करके करनी, मतलब चलना होगा, ताकि एक तरीके से ज्यादा हम लोग एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा सकें। अगर एक स्टडी कंडक्ट किया गया था नीति आयोग के द्वारा, अगर प्लानिंग कमीशन होता था, पहले प्लानिंग कमीशन होता था जिसको नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, थोड़ा सा आप लोग ये जानकारी रखिएगा कि प्लानिंग कमीशन था पहले, नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। ठीक है, जो एक तरीके से हमारे देश में प्लान बनाता था कि हमारे देश का ग्रोथ कैसे होना है, किस तरीके से होना है। तो 5 ईयर प्लान, 5 साल का प्लान बनाता था, 5 ईयर प्लान। वो कौन? प्लानिंग कमीशन। ठीक है, जिसके हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो मतलब जो करंट प्राइम मिनिस्टर है, जैसे अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी जी है, वो एक तरीके से नीति आयोग पर पूरा एक तरीके से नजर गड़ाए रखते हैं। तो उन्होंने एस्टिमेट क्या करा था दैट नियरली 20 लाख जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन एजुकेशन सेक्टर अलोन। ये बोला जा रहा है कि एजुकेशन सेक्टर में 20 लाख जो जॉब है वो क्रिएट किया जा सकता है। तो इसको भाई करने की जरूरत है और नीति आयोग इस बारे में एक तरीके से सोच भी रही है, कदम भी उठा रही है। तो ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगर देखा जाए इन आवर कंट्री द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क। हमारे देश में अगर देखा जाए तो राइट टू वर्क का एक कानून जो है वो एक तरीके से लागू किया गया है बहुत दिनों पहले ही। ठीक है, तो उसके तहत जो है नरेगा का फॉर्मेशन हुआ था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जो बाद में चलकर एमजी नरेगा बन गया। क्या बन गया? एमजी नरेगा। एमजी नरेगा इसको क्या से जोड़ा गया? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये जरूर आप लोग एक तरीके से फुल फॉर्म याद रखिएगा। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आ गया, इसके पहले एमजी लग गया तो महात्मा गांधी। ठीक है, तो ये आता है एक्ट आपके एग्जाम में और यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? अगर देखा जाए यहाँ पर तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है मनरेगा का? तो मनरेगा का तो एम्प्लॉयमेंट देना, अपॉर्चुनिटी, खास करके रूरल एरियाज में। ऐसे जो गांव में बनता है ना कुछ भी, अगर सरकारी काम हो रहा हो, गवर्नमेंट्स के कुछ डैम्स बनने या कुछ भी बनने हैं, तो उनको जो है वो वहाँ के लोगों को एग्रीकल्चर तो करते ही हैं, लेकिन वो एग्रीकल्चर सीजनल ही कर पाते हैं, है कि नहीं? अब हम पूरे साल भर तो एग्रीकल्चर करते ही नहीं है कि नहीं? तो उनको जो बाकी समय है वो यहाँ पर मनरेगा में काम करके एक तरीके से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ भी बहुत धांधली है भाई, यहाँ भी बहुत धांधली है। बीच में जो होता है वो एक तरीके से क्या होता है कि अगर मान लो 1000 रुपया इनको मिलने वाला है तो उसमें से जो है मशीन से काम करा दिया जाता है और बाद में इन लोगों को 200 रुपया दे दिया जाता है। इनको तो एक तरीके से लालसा दिया जा रहा है। तो ये सब सारी चीजें बंद होनी चाहिए। ये सरकार को एक वॉच डॉग रखना चाहिए जो ये सब सारी चीजों पर ध्यान रखे। ठीक है, तो हर एक जगह करप्शन है भाई, तो इसमें भी करप्शन है। तो रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के काम करती है मनरेगा, क्योंकि ये 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, मतलब 100 दिन जो है वो काम दिया जाएगा सरकार के द्वारा। चेयरमैन कौन होते हैं नीति आयोग का? मैंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं और नरेंद्र मोदी जो है अभी करंट चेयरमैन है। तो ये भी बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? आगे आते हैं, थोड़ा सा एमजी नरेगा के बारे में और डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो अगर देखा जाए दिस एक्ट वाज जो लॉन्च हुआ था वो 1 जनवरी 2 फरवरी 2006 में। पहले नरेगा नाम था, उसके बाद मनरेगा किया गया। ठीक है, एमजी नरेगा मतलब एमजी नरेगा किया गया। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये जॉब कार्ड आता है, एक जॉब कार्ड मिलता है, जो भी काम करते हैं उसका जॉब कार्ड बनता है और उस जॉब कार्ड का 18+ होना चाहिए। जिनको अगर उनको मनरेगा का या एमजी नरेगा का जॉब कार्ड चाहिए तो मनरेगा एक्ट जो था वो लॉन्च किया गया था एक तरीके से। एक्ट वाज लॉन्च्ड इन 23 अगस्त 2005 और उसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया था। ऑफिशियली देखो यहाँ पर ऑफिशियली ये 2006 वाला ऑफिशियली। ठीक है, 2006 में ऑफिशियली। और ये 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट देता है। जो भी एक तरीके से वहां पर किसान है या जो भी वर्कर्स हैं जो काम करना चाहते हैं तो वो इस तरीके का एक्टिविटीज वगैरह वहां पर गाँव में करते हैं। कुछ अगर डैम बनना हो, कुछ तरीके का अगर कुछ भी प्लानिंग हो रूरल एरियाज में, तो वो सब सारी चीजों का जो काम है या प्लांटेशन होना है तो वो सब सारे का काम नरेगा के थ्रू
करवाया जाता है। ठीक है, तो ये भी बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे अगर देखा जाए तो क्या होता है, दो सेक्टर होता है, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर रहता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर जो पूरे तरीके से पूरा सूट बूट में जा रहा है ऑफिस। अनऑर्गेनाइज सेक्टर रहता है जिसका कोई ड्रेस कोड वगैरह नहीं रहता है और एक तरीके से फॉर्मल, जैसे ठेला वाला हो गया, तो दे ऑल कम्स अंडर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। या फिर जो सरकार के साथ एक तरीके से वैसे जगह पर काम कर रहा है जो सरकार के अंडर में नहीं आती है। सरकार के अंडर का मतलब हो गया कि जो सरकार के साथ रजिस्टर्ड नहीं है जो भी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वो कौन, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आते हैं। तो दो टाइप के सेक्टर्स होते हैं, एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। वर्कर्स इन एन ऑर्गेनाइज सेक्टर, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं वो एंजॉय द सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में सिक्योरिटी रहती है पूरी, कि भाई देखो जैसे ये ऑर्गेनाइज सेक्टर सूट बूट में बैठा हुआ है, इसको सिक्योरिटी है कि भाई अगर 20,000 रुपया तनख्वाह आ रहा है तो वो आता रहेगा। ठीक है, पेंशन वगैरह सब मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी, ये भी ऑर्गेनाइज है। लेकिन ये दोनों क्या अनऑर्गेनाइज है, इनका कोई काम नहीं। अभी मान लो कि एक बिल्डिंग बनना है तो इनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, अभी मतलब ये लेबर्स वगैरह काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि अगर मान लो कि कुछ एक तरीके से कोई परमानेंट नहीं रहता है, किसी को कभी भी निकाल दिया जाता है, तो वो सब सारी चीजें। लेकिन जो ऑर्गेनाइज वर्कर में रहता है, दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली इन फिक्स्ड आवर्स। इनको रहता है कि भाई आपको 8 घंटा जॉब करना है। ठीक है, उसके बाद आपको समय मिलेगा, मतलब आपको छुट्टी मिल जाएगा। ठीक है, इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब्स आर नॉट सिक्योर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब सिक्योर नहीं रहता। जैसे मान लो ठेला वाला कहीं, या फिर एक दुकान पर, एक दुकान है जो रजिस्टर्ड नहीं है, उसमें जो काम कर रहा है वो मालिक कभी भी आपको निकाल सकता है। ठीक है, तो वो सब सारे वर्कर्स आर नॉट पेड अ फेयर वेजेस। वर्कर्स को फेयर वेजेस नहीं दिया जाता है, जितना काम करते हैं उतना उनको उनको जो पैसा है वो फीस वगैरह या फिर जो पेमेंट्स वगैरह नहीं दिया जाता है। तो दस देयर इज अ नीड टू प्रोटेक्ट, इसीलिए हम लोगों को उसकी जरूरत है। सरकार एक कानून भी लाई कि प्रॉपर तरीके से वेजेस मिलना चाहिए, लेकिन उस चीज का अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, ताकि जो छोटे छोटे जो वर्कर्स होते हैं उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सके। अगर हमारे देश में देखा जाए, मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स जो होते हैं वो शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स और बैकवर्ड कम्युनिटी के होते हैं, आर वर्किंग इन एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, इसीलिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में ध्यान देने की जरूरत है हमारे देशों में। ठीक है, क्लियर। अगर आते हैं कि दोनों का डिफरेंस क्या होता है भाई, तो डिफरेंस भी देख लीजिए एक बार। देखिए ये डिफरेंस और जो अभी आगे डिफरेंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, दोनों डिफरेंस में से एक ना एक डिफरेंस जो जरूर आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से जरूर इसको देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप लोग रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से कोई 4 या 5 आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। वर्कर्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो रहता है, वर्कर्स हैव अ जॉब सिक्योरिटी। इसमें जो रहता है जॉब सिक्योरिटी नहीं रहता है। वर्कर्स गेट अ रेगुलर मंथली सैलरी। इसमें रेगुलर मंथली सैलरी रहता है, इसमें डेली वेजेस रहता है। जिस दिन काम करने नहीं आएगा उस दिन काम करने, उसमें उस दिन पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं रहता है। छुट्टी आपको अगर मेडिकल लीव लेना है तो ले सकते हैं, तो उसमें पैसा वगैरह बहुत कम करता है। रूल्स एंड रेगुलेशन आर फॉलोड हियर। यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो जाते हैं, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं होता है। कहाँ पर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। वर्कर्स गेट बेनिफिटेड, इसमें वर्कर्स को बेनिफिट दिया जाता है, प्रोविडेंट फंड्स, पेड लीव्स, मेडिकल बेनिफिट्स, सारी चीजें दी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर दे डू नॉट गेट सच बेनिफिट। ये सब सारा मेडिकल बेनिफिट्स हो गया, पेड लीव हो गया, ये सब सारी चीजें जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को नहीं मिलता है। वर्किंग आवर्स आर फिक्स, यहाँ पर वर्किंग आवर फिक्स रहता है, यहाँ पर वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं रहता है, और 10 से 12 घंटा काम करना पड़ता है अगर उनको डेली का कुछ पैसा अगर कमाना है तो। इट इज कॉल्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर बिकॉज सो फॉर्मल प्रोसेस और प्रोसीजर। यहाँ पर फॉर्मल प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, इसीलिए हम लोग एक तरीके से ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। इसमें क्या होता है, इनफॉर्मल होता है, कोई भी काम पेपर वर्क से थ्रू नहीं होता है। ठीक है, वर्किंग कंडीशन इसमें फेवरेबल रहता है, प्रॉपर तरीके से इसमें एसी रहेगा, कूलर रहेगा, सारी चीजें रहेंगी। लेकिन एक तरीके से जो वर्किंग कंडीशन रहता है यहाँ पर फेवरेबल नहीं होता, जैसे तैसे काम कराया जाता है। तो ये सब सारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में आप लोग समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर की। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, एक और था, मैंने डिस्कस करा है क्या, एक तरीके से ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, तो अब आते हैं पब्लिक सेक्टर क्या होता है। पब्लिक का मतलब ही होता है गवर्नमेंट। जितने भी सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट कंपनीज हैं, वो सब किसके अंदर आते हैं, एक तरीके से पब्लिक सेक्टर के अंदर। और जितने भी प्राइवेट हैं, जैसे मुकेश अंबानी का रिलायंस, ठीक है, तो वो सब सारे कहाँ आते हैं, एक तरीके से प्राइवेट में। तो बोला गया इन पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट एंड प्रोवाइड ऑल सर्विसेज। वैसा जो सारा संपत्ति सरकार का हो और सरकार ही सर्विस प्रोवाइड करे, वो क्या हो जाएगा, वो कौन से सेक्टर के अंदर आएंगे, पब्लिक सेक्टर के अंदर आएंगे। उसको गवर्नमेंट सेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, तो ये सब सारा कौन हैंडल करता है भाई, सरकार, गवर्नमेंट हैंडल करके चलती है। ओएनजीसी देख लीजिए। ठीक है, तो वो सब, एसबीआई हो गया तो वो सब, या फिर एलआईसी हो गया, तो वो सब सारा किसके अंदर आता है,
सरकार मतलब पब्लिक सेक्टर के अंदर आता है। इन प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप एंड एसेट डिलीवरी एंड सर्विसेज इन द हैंड ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास रहता है, कंपनीज के पास, मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज उसको साथ में लेकर चलते हैं। जैसे टाटा हो गया, टिस्को, टाटा इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड, ठीक है, फिर रिलायंस हो गया, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। तो ये सब देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज which are primarily responsibility of the government and the government must spend on these activities। ये सब सारे चीजों पर एक तरीके से ज्यादातर जो फोकस रहता है, सर्विस जो प्रोवाइड करता है वो कौन करता है, सरकार करती है। इन इंडिया नियरली हाफ ऑफ द सिटीजन आर मल न्यूट्रिशन। अगर देखा जाए हमारे देश में आधे से ज्यादा सिटीजन जो है उनको मल न्यूट्रिशन की मतलब प्रॉब्लम्स है, मतलब जिनको प्रॉपर तरीके से खाना भी नहीं मिलता है और क्वार्टर जो है वो क्रिटिकली इल भी रहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है, तो सरकार को पहल करनी पड़ती है। गवर्नमेंट नीड टू पे अटेंशन ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर देना चाहिए, ताकि ये सब सारी चीजें जो है सेक्टर्स वगैरह सही तरीके से काम कर पाए। लेबर, ठीक है, एंड फैसिलिटी देना चाहिए पुअर फूड एंड न्यूट्रिशन को, ठीक है, और हाउसिंग फैसिलिटी देना चाहिए फॉर पुअर, और फूड और न्यूट्रिशन फैसिलिटी भी देना चाहिए, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें पुअर है, ठीक है, हमारे देश में, तो ये सब सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। रनिंग अ प्रॉपर स्कूल एंड प्रोवाइडिंग अ क्वालिटी एजुकेशन, पर्टिकुलरली एलिमेंट्री, जो खास करके जो छोटे बच्चों का जो एजुकेशन है अगर उसको सही तरीके से निभा दिया जाए। अब जो देखते हैं सरकारी स्कूल का क्या हालत है भाई, सरकारी स्कूल में लोग पढ़ाना नहीं चाहते हैं, जबकि वहाँ की फ्री है, वहाँ के लोगों को तनख्वाह भी ज्यादा मिलता है प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा। तो क्यों नहीं पढ़ा रहे, क्यों नहीं सरकार जाग रही है कि नहीं? ये कितना दुख भरी बात है भाई, सोचो। तो ये सब सारी चीजों सरकार को सोचना पड़ेगा, और आगे चलकर अगर आप लोग उसमें शामिल होते हैं तो जरूर ये सब सारे काम को देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दोनों के डिफरेंस को देख लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बीच में। तो प्राइवेट सेक्टर ये है, पब्लिक सेक्टर ये है। तो दिस इंडस्ट्री अंडर द डायरेक्शन एंड द सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के सुपरविजन, गवर्नमेंट के देखरेख में चलाया जाता है, और इसको एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के देखरेख में चलाया जाता है। बाकी सब सारे इसके एम्प्लॉयज वगैरह रहते हैं जो पूरा काम करते हैं, ठीक है। ओनली परस्यूट टू फाइनेंशियल गेन्स इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक सेक्टर। सिर्फ प्रॉफिट हो इस कंपनी को, ये सब सारी कंपनी को, उस पर ध्यान नहीं रहता। जैसे रेलवे है, तो रेलवे सिर्फ प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचती, लोगों के वेलफेयर के बारे में, जहाँ अगर जरूरत पड़ेगी तो 4-4 रेलवे, 5-5 रेलवे, जैसे कि कोविड-19 के समय में रेलवे फ्री किया गया था, ठीक है। तो एक तरीके से वो सब सारी चीजें एक तरीके से सब साइमल्टेनियस तरीके से चलती हैं। द डिजायर टू इंक्रीज वंस वेल्थ, और इसमें प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ प्रॉफिट के लिए, जहाँ प्रॉफिट नहीं होगा वो कंपनी छोड़ के, या वो कंपनी उस प्रोजेक्ट को छोड़कर चली जाएगी। दिस सेक्टर इज प्राइमरी कंसर्न विद वेल बीइंग ऑफ द पीपल। यहाँ पर ज्यादातर फोकस सरकार ये करती है कि लोगों को भलाई कैसे हो, इस पर काम किया जाता है। और दिस इंडस्ट्री प्लेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन डेवलपिंग अ पॉजिटिव ब्रांड इमेज, और ये ब्रांड इमेज को बनाने में लगती है कि हमारा ब्रांड कैसे बने, हम लोग आगे चलकर कितना ऑफिस खोलें, ये सब सारे खोलें, फैक्ट्रीज कितना और डालें, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जॉब्स दैट आर फॉल अंडर द कैटेगरी इंक्लूड्स अ पोस्टल सर्विसेज, एजुकेशन, जितने भी एजुकेशन वगैरह, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो सरकारी, आर्म्ड फोर्सेस और रेलवेज वगैरह, ये सब सारी चीजें एक तरीके से, जैसे सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो पब्लिक सेक्टर के अंदर आ रहा है भाई। लेकिन यहाँ पर है स्टील इंडिया लिमिटेड, रिलायंस हो गया, टेक्नोलॉजी सेक्टर, और जो अदर प्राइवेट स्कूल्स वगैरह हैं वो सब सारे भी इसके अंदर आते हैं। तो ये सब सारे देखिएगा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। बहुत ही जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा चैप्टर जो सेकेंड होगा ज्योग्राफी का, और ज्योग्राफी के चैप्टर को हम लोग शानदार तरीके से देखेंगे, सेकंड वाला चैप्टर को, ठीक है। हम लोगों ने, और इसमें देखिए अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है सारी चीजों का, ज्योग्राफी का अलग बना हुआ है, इकोनॉमिक्स का अलग बना हुआ है, सिविक्स का अलग बना हुआ है, और हिस्ट्री का अलग बना हुआ है। तो प्री बोर्ड से पहले आप लोग को सारा वीडियो जो होगा वो कवर किया जाएगा। उसके बाद जो है एक तरीके से आपका जो वन शॉट होगा वो भी पूरे सिलेबस का मैं डालने की कोशिश करूंगा, ताकि आपका हिस्ट्री एक साथ आ जाए, और ज्योग्राफी एक साथ आ जाए, इकोनॉमिक्स एक साथ आ जाए, और इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, और ज्योग्राफी हो गया, और सिविक्स, ठीक है। तो ये सब सारे वन शॉट भी कंप्लीट कराएंगे हम लोग, और क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करूंगा एमसीक्यू, ठीक है। और मैं शॉर्ट्स वगैरह डाल ही रहा हूँ एमसीक्यू का, तो वो भी आप लोग देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।